मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? 9th क्लास। कैसे हैं आप लोग? और क्या आप लोगों ने बुक्स खरीद के पढ़ाई स्टार्ट कर दी है या अभी तक आलस में बैठे हुए हो? देखो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है 9th क्लास का। 4 किताबें हैं। फर्स्ट बुक अपनी स्टार्ट हो गई है, चैप्टर 1 चल रहा है। डेमोक्रेसी को मैंने डिस्क्राइब किया था। डेमोक्रेसी क्या होती है, प्रजातंत्र क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किया था। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, है ना? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? दो वीडियोस मेरे जा चुके हैं आपके पास, हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्लियर है ये वाली बात कि डेमोक्रेसी एक वो फॉर्म है सरकार चलाने का, शासन चलाने का वो वाला तरीका है जिसमें कि जो रूलर्स हैं उनको जनता इलेक्ट करती है। रूलर्स का इलेक्शन, जो चुनाव जनता करती है, वो होती है डेमोक्रेसी। मीन्स प्रजातंत्र, जनता का शासन, क्योंकि जनता अपने रूलर को इलेक्ट करती है, उसका चुनाव करती है। फिर हमने देखा था कि इलेक्शन तो और भी अलग कई तरह की सरकारों में होते हैं, जैसे कि मिलिट्री फॉर्म गवर्नमेंट या मोनार्के, जहाँ पे राजा का शासन होता है मोनार्के में, या फिर कल हमने पाकिस्तान का उदाहरण लिया था कि मिलिट्री ने अपने कंट्रोल में ले लिया था अधिकार को और फिर इलेक्शन हुए थे। तो चुनाव तो कई कंट्रीज़ में कई तरह की शासन व्यवस्था में होता है, बट वो प्रजातंत्र में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को खुद इलेक्ट करती है। तो केवल इलेक्शन होना हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। डेमोक्रेसी का एक छोटा सेकंड फीचर्स क्या है, इम्पॉर्टेंट सेकंड फीचर क्या है? इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो निर्णय लिए जाते हैं जनता के लिए, वो किसके हाथ में होते हैं? उन व्यक्तियों के हाथ में, उन प्रतिनिधियों के हाथ में जिनका इलेक्शन जनता करती है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा वो शासन की व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ये सेकंड पॉइंट है डेमोक्रेसी का। इज़ दैट क्लियर? फर्स्ट डेमोक्रेसी क्या है? जिसमें कि जनता अपने नेता का चुनाव करती है, रूलर का चुनाव करती है, जो जनता के, समाज के कल्याण के लिए सरकारें चलाता है और कार्य करते हैं। सेकंड डेमोक्रेसी का क्या फीचर है कि जो रूलर है, इलेक्टेड पीपल जो हैं, जो जिसको इलेक्ट करते हैं, फाइनल डिसीज़न लेने का अधिकार उन्हीं का होता है। जिसको उन्होंने इलेक्ट किया है वही फाइनल डिसीज़न लेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। देखो क्या है, देखो, इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। देखो, चाइना में जो इलेक्शन का प्रोसेस है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्टेड होके आता है वो कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए इलेक्टेड होता है। और जो कंट्री की जो पार्लियामेंट है, नेशनल पीपल कांग्रेस, उसमें
उसे पूरी तरह से पावर है अपने प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की, कंट्री के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। पूरे चाइना से 3000 लोग इलेक्ट होते हैं, चुनाव होता है उनका, जो कि नेशनल पीपल कांग्रेस के मेंबर्स होते हैं और उन्हीं में से प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। अब उनमें से जो मेंबर इलेक्टेड किए जाते हैं उनमें से कुछ तो कैसे होते हैं, आर्मी के द्वारा। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ओनली दोज who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002-2003. The government is always formed by the कम्युनिस्ट पार्टी। देखो जो इलेक्शन होता है 3000 मेंबर्स का इलेक्शन होता है, उनमें से कुछ मेंबर तो आर्मी से आते हैं और कुछ मेंबर जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड होते हैं उनका इलेक्शन वो चुने जाते हैं। और 2002-2003 में जो गवर्नमेंट थी तब से लेके अभी तक कम्युनिटी पार्टी की ही गवर्नमेंट बन रही है, 2002 से 2003 तक। सिंस इट इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय द पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। देखो मैक्सिको में जो इलेक्शन हो रहे थे 1930 से, वो इलेक्शन में हर 6 साल के बाद इलेक्शन होते हैं मैक्सिको में, और जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो कंट्री का कभी भी अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर पार्टी से नहीं होता था। लेकिन 2000 से इलेक्शन जो जीत रही है पार्टी वो है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो बार बार इलेक्शन में भाग लेती हैं लेकिन वो विन नहीं हो पाती, जीत नहीं पाती हैं। द PRI वाज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। जो PRI है वो बहुत सारे ऐसे गलत काम करती है, गलत तरीक़ों से का इस्तेमाल करके वो जीतती है, जीतने का प्रयास करती है। ऑल द PRI वाज नोन to use many dirty tricks to win election. All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. Teachers of government schools used to force parents to vote for the PRI. देखो जो लोग हैं, जो वहाँ की जो मीटिंग्स होती है उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड्स हैं, सरकार के जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको मजबूर किया जाता है कि वो PRI को वोट दें। टीचर्स हैं जो उनको गवर्नमेंट स्कूल में, उनको मजबूर किया जाता है कि वो पेरेंट्स को वो PRI को वोट देने के लिए मजबूर करें, इसलिए बाय फोर्स उनसे ये सारे काम करवाए जाते हैं। मीडिया लार्जली लॉन्गर द activities of opposition political parties except to criticize them. मीडिया को ये अधिकार नहीं है कि वो उस पार्टी का, PRI का विरोध कर सके और अपोजिशन पार्टी की जो बातें हैं वो पॉलिटिकल बातें लोगों के सामने ला सकें। इस तरह से पूरी तरह से कहने को वहाँ पे इलेक्शन होते हैं लेकिन PRI का पूरी तरह से अपना अधिकार है और वो गलत तरीके से मिसयूज़ करके इस तरह से अपने आप को हमेशा जीतती रहती है और कोई दूसरी पार्टी, अपोजिशन पार्टी, उनका विरोध नहीं कर पाती है। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। और कई बार ऐसा होता है कि आखिरी समय में जो पोलिंग बूथ है जहाँ पर वोटिंग होनी है उसको ही चेंज कर दिया जाता है। मतलब पूरी तरह से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि PRI की वहाँ दादागिरी चलती है और उसके अकॉर्डिंग ही उनको वो अपने हमेशा जीतते रहते हैं।
which made it difficult for people to cast their votes. The PRI spent a large sum of money in the campaigning for the कैंडिडेट्स। और PRI इस तरह से जो लोग हैं वोटिंग करने के लिए जा ही नहीं पाते और PRI बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करती है ये सारे गलत काम करने के लिए और इलेक्शन को जीतने के लिए। शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव द एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। तो देखो ये जो आपने एग्जाम्पल देखा जिस तरह से मैक्सिको में ये किया जाता है इलेक्शन, तो क्या ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल है अपने नेता को चुनने का? क्या सही व्यक्ति इलेक्ट हो पा रहा है इससे? नहीं ना, क्योंकि जो व्यक्ति जिसका जो इलेक्शन जीत रहा है, जो इलेक्ट हो रहा है, उसको वो क्या सही व्यक्ति है? वो दादागिरी से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके इस तरह से वो इलेक्शन को जीत रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट ए सेंस दैट वी कैन नॉट। There are many problems here. In China, the election do not offer the people any serious choice. They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. देखो चाइना में क्या है, हालांकि इलेक्शन होते हैं लेकिन जनता को इतना अधिकार प्राप्त नहीं है और वो जिसे चूज़ करती है उसे रूलिंग पार्टी के मेंबर्स में से ही चूज़ करना होता है और उसे पूरी तरह से फ्री चॉइस नहीं मिलती है। It can be, we call this is a choice. It is, in the Mexican example, people seems to really have a choice, but in the practice they had no choice. मैक्सिकन का जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें लोगों को बताया जाता है कि वो इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, उनके पास कोई अधिकार नहीं होता, उनके पास ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको ये सब काम करना होता है। There was no way the ruling party could be defeat even if people were against it. These are not fair election. तो इस तरह से रूलिंग पार्टी जो है वो कभी भी नहीं हारती, चाहे पीपल लोग उसके खिलाफ हों चाहे उसके अपोजिशन में हो, लेकिन वो अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से कभी भी हारती नहीं है और जनता को, चाहे जनता उनके साथ हो या नहीं हो। तो ये कोई सही वाली डेमोक्रेसी तो नहीं होगी ना। ये तो क्या है, इलेक्शन के नाम पर इलेक्शन ज़रूर करवाए जाते हैं लेकिन जनता को कोई अधिकार नहीं है। वी कैन दस ऐड ए सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। Holding election of any kind of not sufficient. The election must offer a real choice between political alternatives and it should be possible for people to use this choice to remove the exciting rulers if they wish so. So a democracy must be based on a free and fair election where those currently the power have a fair chance of losing. देखो अब इन दो उदाहरणों से, चाइना और मैक्सिकन जो इलेक्शन है उनके उदाहरणों से आपको ये क्लियर समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्शन होना नहीं है कि केवल चुनाव होता है, इसके आधार पर हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र क्या है, जहाँ पर कि स्वतंत्र और सही ढंग से इलेक्शन होता है, प्रामाणिक ढंग से इलेक्शन होता है। वेयर दोज करेंटली द पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूज, और जहाँ पर बिल्कुल संभव है कि यदि सही ढंग से काम नहीं किया गया है, जनता सही ढंग से कन्वेंस नहीं हुई है, तो जो रूलिंग पार्टी है उसके चांसेस ख़त्म होने की भी बहुत अधिक संभावना है। फेयर इलेक्शन यदि होता है तो यदि आपने सही काम किया है, आपकी पार्टी ने सही काम किया है, तो आप वापस से इलेक्ट हो सकते हो, और यदि कहीं गड़बड़ है तो जनता आपको पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर सकती है। वो होती है डेमोक्रेसी, वो है जहाँ पर कि फेयर एंड
जहाँ फेयर इलेक्शन होता है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जहाँ होता है वो होगी डेमोक्रेसी। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। अब हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे होते हैं, डेमोक्रेसी में चुनाव कैसे होते हैं, इन सब बातों को भी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आज जो आपने इतना पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुनती है, बट केवल इलेक्शन डेमोक्रेसी का फाइनल फीचर नहीं है। जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होने चाहिए, और जो इलेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। चाइना और मैक्सिको का जो हमने उदाहरण देखा, यदि उस तरह का इलेक्शन है तो वो डेमोक्रेसी का उदाहरण नहीं है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। और आपको अच्छे से पता है, पढ़ते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, आपको ये भी पता चल गया कि भारत कैसा देश है, डेमोक्रेटिक देश है। क्यों है? क्योंकि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। सोचा तो यही जाता है, कोशिश तो यही की जाती है, बाकी पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है ये सब आप धीरे धीरे समझते जाओगे जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, बट प्रयास यही किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए डेमोक्रेसी में, है ना। तो अभी आपको मैंने जितना पढ़ाया है आपको वो घर से अच्छे से पढ़ना है। और बच्चों, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको SST पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से पढ़ना है, कैसे मेहनत करनी है। जितना मैंने आपको समझाया है वो आपको घर पर वापस से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और मुझे फीडबैक दो, आप वापस से रेस्पॉन्स करो कि आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं प्रॉब्लम है तो आप फीडबैक दो, मोबाइल पे आप अपने इस ऐप पे डालो, जिससे हमें पता लगे कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनका सॉल्यूशन करें। ऑनलाइन में थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि हम फेस टू फेस एक दूसरे के सामने नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ अजीब सा लगे या कहीं आप अटक जाओ, बट उसका सॉल्यूशन है, आप फीडबैक दीजिए कि कहाँ आपको समस्या आ रही है, और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये पॉलिटिकल साइंस को लिया है, सबसे आसान वाला पोर्शन है ये, और शुरुआत हमारी स्टार्टिंग धीरे धीरे होगी, तो आप इसके फैमिलियर हो जाओगे ऑनलाइन क्लासेस की, और फिर आपको चैप्टर समझने में और पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। रीड चैप्टर 1, अच्छे से इस चैप्टर को ढंग पे पढ़ना है, और कल अपन फिर मिलते हैं, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बताइए,